राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपके लिए डेली हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें हर सीरीज़ में मैं आपके लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखूँगी और इस तरह से हम लगभग 1000 प्रश्न इसमें देखेंगे। तो जो आज की वीडियो है उसका जो पहला प्रश्न है, देखिए, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर करिए। इसके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिस्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह कथन कहा है। तो ये कथन कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल, बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, मोहन अवस्थी ने। यहाँ पर हम आदिकाल का नामकरण देखेंगे। कुछ विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम सुझाए हुए हैं। देखिए, आदिकाल को चारण काल ये किसने कहा है? चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को आरंभिक काल ये किसने कहा? मिस्र बंधु ने। बीज वपन काल आदिकाल को किसने कहा है? ये कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसे वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को वीर काल ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए, यहाँ पर आदिकाल को वीर गाथा काल और आदिकाल को वीर काल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने और वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आदिकाल को केवल चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने और आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल ये दोनों की ही संज्ञा दी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मैंने आदिकाल के अलग अलग जो विद्वानों ने नाम सुझाए हैं उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी ट्रिक के साथ, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। उससे आपको 1 मिनट में ये सारे नाम और किसने कौन सा नाम सुझाया है ये जल्दी से याद हो जाएगा। आदिकाल को आधार काल कहा है सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को जयकाल की संज्ञा दी है रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा से वो प्रकाशित जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये किस शीर्षक से लिखा गया था? इसके ऑप्शन हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, बी है हिंदी साहित्य की परंपरा, सी है हिंदी साहित्य का अतीत और डी है हिंदी साहित्य का विकास। तो ये किस शीर्षक से लिखा गया था? ये लिखा गया था ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास से। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम प्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉन गिलक्राइस्ट। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज
के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, ये हिंदुस्तानी विभाग के में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें हिंदुस्तानी जो विभाग था उसके अध्यक्ष के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट को रखा गया था। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? इसके ऑप्शन है बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। तो इनमें से जो मिस्र जी की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी कल्प। ये किसकी है इसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। पृथ्वी कल्प मिस्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के जो रचनाकार हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। ये जो इनकी कृतियाँ हैं ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि भी रहे हैं। भारत विनय, बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मीलन आदि रचनाएं मिस्र बंधुओं की हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिस्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें लगभग कितने 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। तो मिस्र बंधु में लगभग कितने कवियों का वर्णन किया गया है? 5000 कवियों का। अगला प्रश्न देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में लिखा गया है। ये जो इतिहास ग्रंथ है, नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन का लिखा हुआ ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें कितने कवियों को शामिल किया है? तो ये किया है 952। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद भी किया है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? तो इसका जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद ये किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आपको एक ही क्वेश्चन में जब मैं व्याख्या करूंगी तो आपको 2 से 3 प्रश्न निकल के सामने आएंगे आपके इसमें। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है देखिए, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सी है डॉक्टर शहीदुल्लाह, डी है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 माह। ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, तो आप इन्हें लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, या डी है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय।
तो हिंदी साहित्य का इतिहास इनमें से जिसने नहीं लिखा है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। इसकी थोड़ी हम यहाँ पर व्याख्या भी देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के क्या हैं, संपादक रहे हैं ये। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में लिखा गया है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 1952 में लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में रचित है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कौन सा लिखा है इतिहास ग्रंथ? हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये है 1952 में लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, बी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी है राम कुमार वर्मा, या डी गणपति चंद्र गुप्त। तो वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, ये किसने किया था? इसके ऑप्शन है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, बी है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, सी है हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या डी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि 16 खंडों में विभाजित है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर डी, नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में इसका किया है या हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आपको ये बताना है कि मिश्र बंधु नाम से कौन से वो 3 लेखक इसमें सम्मिलित हैं। इसके ऑप्शन हैं, पहला गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। बी है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी। सी ऑप्शन है सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी। और डी है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। आप इसे शॉर्ट में कर लीजिए, गणेश श्याम शुक। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा आपको, गणेश श्याम शुक। इसे देखिए, थोड़ी सी हम इसमें व्याख्या देखेंगे। इसमें हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, इसके जो 3 भाग थे उसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया, और जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 में किया गया। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग कितने 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का वर्णन है, तो ये किया गया है लगभग 5000। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? इसके ऑप्शन है श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलंकृत काल। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग ये नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? देखिए, इसमें मैं जितनी भी रचनाएं लेकर आई हूँ इनमें से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं या आगे भी पूछी जाएंगी। तो आप इन रचनाओं को ध्यान से देखिए और जो भी आपको लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप उन्हें अपनी नोटबुक में एक नोट्स के तौर पर लिखते भी जाइए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये क्विक रिवीजन के तौर पर आपकी हेल्प कर सकें।
और मैं ऐसे ही आपके लिए हर सीरीज़ में 25-25 प्रश्न डेली लेकर आऊँगी। तो आप डेली मेरी ये वीडियोज़ देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए हर एक प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में मैं इनकी व्याख्या भी लेकर आऊँगी, जिससे आपका कोई भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसके ऑप्शन देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें देखिए और भी इतिहास ग्रंथ हैं, तो हम उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये है 1987 में लिखा हुआ ग्रंथ। तो इसके जो रचनाकार हैं वो रामविलास शर्मा। आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, समस्याएं किसके जीवन में आते हैं? किसके जीवन में समस्याएं होती हैं? जो विलासी प्रवृत्ति का होता है ना। विलास, जो विलास में डूबा रहता है, उसके जीवन में ही क्या होती है? समस्याएं आती हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसे। तो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। अच्छा, दूसरा है डॉक्टर, यहाँ पर आ गया ये, हिंदी भाषा का विकास, ये किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1973 में लिखा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी 1929 में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी क्या है 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये है नलिन विलोचन शर्मा ने। दर्शन, कैसे दर्शन होते हैं? लोचन से होते हैं। दर्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? लोचन चाहिए। तो विलोचन से आप ये रखिए, इतिहास दर्शन। अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 में लिखा हुआ है ये। 1930 की रचना है, सूर्यकांत शास्त्री जी द्वारा लिखा हुआ है ये। अगली रचना देखिए इतिहास की, हिंदी साहित्य के इतिहास की, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये है 1934, कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला है इसमें मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जो कि 1939 ईस्वी में लिखा हुआ है, ये है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगला है इसमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित है 1996 में। देखिए बच्चन जी ने कैसा लिखा है दूसरा इतिहास। राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि 2003 ईस्वी में लिखा है, ये सुमन राजे जी द्वारा लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, ये है नीलाभ की रचना। ये सारी ही रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कुछ न कुछ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो इसके ऑप्शन है हिंदी भाषा का विकास, बी है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सी है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, डी है हिंदी साहित्य की पीठिका। अभ्युत्थान होना चाहिए, यहाँ पर अभ्युत्थान हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य की पीठिका। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें असंगत विकल्प हमको चुनना है, जो कि गलत दिया हुआ है। देखिए, पहला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, बी है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित, सी है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लिखा है, या डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित है। तो इसमें से जो गलत विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में रचित है, ये प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है, न कि बाबू श्याम सुंदर दास जी की। इसमें नंद दुलारे वाजपेयी जी की आप अन्य कृतियां भी देखिए, जयशंकर प्रसाद, जो कि 1940 में लिखा है इन्होंने, आधुनिक साहित्य, ये 1950 में लिखा है, महाकवि सूरदास, ये रचित है 1952 में,
रस सिद्धांत 1977 में रचित है। नया साहित्य नए प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, 1955 में रचित है ये। और रीति और शैली 1979। अगला प्रश्न देखते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो जो ये कथन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। इसका ऑप्शन देखिए, पहला है गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, यानी कि काल क्रम के अनुसार उन्होंने बांटा है इतिहास ग्रंथ में कवियों को। बी है शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण सहित उनको प्रस्तुत किया है। सी है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों को और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है। गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, यह गलत दिया है। उन्होंने काल क्रम के अनुसार उन्हें नहीं बांटा था। गारसादा तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा दूसरा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था कवियों का वो वर्णानुक्रम पद्धति में किया था, न कि काल क्रमानुसार। अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह कथन किसने कहा है? इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो यह जो कथन है वो कहा है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसके ऑप्शन है, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। बी है, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रमी में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुए हैं। सी ऑप्शन बोलता है कि चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। और डी है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो अभी हमने मिस्र बंधु विनोद में देखा था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह ऑप्शन गलत है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। तो मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का? 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन है संवत 1970, या फिर इसे सन में देखें तो 1913 ईस्वी, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन है 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? इसके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है गिल क्राइस्ट, सी है इंसाअल्लाह खां या डी सदासुख लाल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिल क्राइस्ट। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डी है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में और निधन कब हुआ है? 1990 ईस्वी में। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इन्हें क्या जो एकांकी है उसका जनक भी माना गया है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रेशमी टाई अक्सर पूछी जाती है और पृथ्वीराज की आंखें, ये दो रचनाएं एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये लिखी गई हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा। अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये। तो ये कथन किसका है? इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो भक्ति काल के लिए ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उपयुक्त कथन द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में किस में दिया है? ये हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। और देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने भी एक कथन दिया है। इनका मानना था कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक भी आपको बताई है उन्हें याद करने की। इसमें हम देखेंगे कि और विद्वानों ने इसमें क्या नाम रखे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या बोला है इसे? रीति काव्य। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है? रीति काल। देखिए ग्रियर्सन ने बोला है रीति काव्य, रीति काल को क्या नाम दिया है? रीति काव्य। और मिश्र बंधु ने क्या बोला है रीति काल को? अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखिए, और इस सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर, बी है हिंदी साहित्य कोश, सी है हिंदी सागर साहित्य सागर, हिंदी साहित्य सागर और डी है हिंदी सरित सागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्द सागर। तो मैं आगे भी आपके लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।